हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का हमारा है लेक्चर नंबर 9। इस सीरीज़ में हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके की बुक का, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक माना जाता है जीके के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और इसके बाद हम इनका रिवीजन करेंगे क्विक नोट्स में से। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक बार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या है, हमने इवोल्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ा है कि इवोल्यूशन होता क्या है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बार बार ग्रेजुअल चेंजेस आते रहते हैं तो चेंजेस आने की वजह से बिल्कुल डिफरेंट एक चेंज हमें लास्ट में देखने को मिलता है, जो कि ऑर्गेनिज्म मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे हम पहले बंदरों की तरह होते थे, धीरे धीरे हम खड़े होकर चलना स्टार्ट किया। हमने 7 स्टेज पढ़े हुए हैं ना, कई बार नोटबुक्स के आगे छपा मिलता है, बुक्स के आगे छपा मिलता है कि हम पहले बिल्कुल बंदरों की तरह चलते, धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट किया और लास्ट में हम बिल्कुल सीधे होकर खड़े होकर चलने लगे। तो वो क्या है, वो इवोल्यूशन है। बार बार हमारी इतने टाइम के बाद धीरे धीरे चेंज होकर इतना बड़ा चेंज हमारी बॉडी में देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, देयर आर सेवरल एविडेंस रिगार्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बहुत सारे जो प्रूफ है वो हमें बताते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं। देखो, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, ऑर्गन विच आर सीन डिफरेंट, ये डिफरेंट है ड्यू टू यूज इन इट्स फंक्शन बट इंटरनल स्ट्रक्चर आर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर सिमिलर। ऐसे ऑर्गन्स जो हमें देखने में तो अलग अलग लगते हैं कि वो डिफरेंट है, लेकिन इंटरनली अगर उनको देखें तो उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो पर्पस जो उनका था बनाने का वो सेम था। अब वो अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो उनका पर्पस था बनाने का वो सेम था। इवोल्यूशन के चलते अब वो डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ होने स्टार्ट हो गया है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, फ्लिपर ऑफ वेल, फीदर ऑफ बैट, फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, पो ऑफ कैट एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन। देखो, ह्यूमन के जो हाथ हैं, कैट के जो हाथ हैं, हॉर्स के जो 4 लिम्स हैं, फीदर जो बैट के हैं और फ्लिपर जो वेल के हैं, इनका जो सबका स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन वो यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए हो रहे हैं। जैसे हैंड्स ह्यूमन के, देखो कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो 4 लिम्ब है हॉर्स के, वो तो नहीं अपने हाथ वाला काम कर सकते जो हम कर सकते हैं, वो तो सिर्फ चलने के ही काम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कैट्स की बात करें, फीदर ऑफ बैट उड़ने के काम आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो उसका ह्यूमंस के हैंड जैसा है, लेकिन वो काम किसके आ रहे हैं, उड़ने के काम आ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो आई भी सेम जगह से हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये वो ऑर्गन होते हैं जिनका काम तो सेम है, फंक्शन जो है, फंक्शन तो सेम है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। जैसे कि ऑर्गन विच लुक सिमिलर ड्यू टू बी यूज्ड इन सिमिलर फंक्शन, मतलब काम तो वो सेम कर रहे हैं, हमें लग भी रहा है कि वो सेम है, बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टार्टिंग से जो डेवलपमेंट हो आ रही है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि फीदर ऑफ अ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स ऑल लुक सिमिलर। देखो, बटरफ्लाई के जो पंख हैं और बैट्स के जो पंख हैं और बर्ड्स के जो पंख हैं, हमें तो ऐसे ही लगता है भाई सिमिलर ही होंगे, सारे उड़ने के ही तो काम आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनको बोलते हैं हम एनालोगस ऑर्गन। आगे समझ में, इंटरनल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, फंक्शन इनका सेम है। आगे देखो, आगे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गन विच अपीयर फंक्शनलेस इन एन ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल इन देयर एंसिस्टर। एंसिस्टर जो होते हैं हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले दादा परदादा हुआ करते थे, बहुत पहले वाले पूर्वज। देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसिस्टर्स में तो काम के थे, उस टाइम हमें ज़रूरत थी, लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही। इवोल्यूशन के चलते वो ऑर्गन अब फंक्शनलेस हो चुके हैं, अब उनका कोई भी यूज़ नहीं रहा। तो देखो, these are the organ which appear functionless in organism but functional in their ancestor. For example, अपेंडिक्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इस मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होती है, जैसे आपकी मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है कुछ, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है। पहले ये ना बड़ी सी हुआ करती थी, लंबी सी,
अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा। इसका यूज़ था कि पहले हम जो है कच्चा खाना ज़्यादा खाया करते थे, जैसे अपने पहले तो हम जंगल में रहा करते थे अपने पूर्वज वगैरह, तो कच्चा खाना खाते थे, तो उसमें जो अपेंडिक्स थी उसमें वो खाना स्टोर हो जाता था, ठीक है, और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता था। लेकिन आजकल अगर हम बात करें, हम पका हुआ खाना खाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो अपेंडिक्स जो है पहले बड़ी हुआ करती थी, अब बिल्कुल छोटी सी रह गई और उसका अब कुछ काम नहीं बचा, धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उन ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स दे रखा है हर्बीवोरस मैमल्स में, तो वो अभी भी है, क्योंकि हर्बीवोरस वो होते हैं ना जो घास फूस खा रहा है, कच्चा खाना खा रहा है, उनको डाइजेशन ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें अभी भी वो प्रेजेंट है, ठीक है। हम में नहीं है, हम में बिल्कुल छोटी सी रह गई, धीरे धीरे खत्म होने वाली है। फोसल्स की अगर बात करें, फोसल्स हम पढ़ चुके हैं। फोसल्स आर द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट कुछ बहुत पुराने प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन के नीचे दब गए थे किसी वजह से, उनका जो बचा हुआ आज मिलता है हमें, कोई प्रूफ मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं फोसल्स, ठीक है। वो एविडेंस देता है इवोल्यूशन के कि भाई पहले देखो इस तरीके के जानवर वगैरह हुआ करते थे, आप चेंज हो गए, इतने हो गए, तो वो इवोल्यूशन के एविडेंस देते हैं। एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फोसल है, देखने में तो ये बर्ड जैसा लगता है, ठीक है, बर्ड जैसा लगता है, बट बियर अ नंबर ऑफ फीचर फाउंड इन रेप्टाइल्स, ठीक है। मतलब देखने में तो बर्ड जैसा लगता है क्योंकि पंख वगैरह है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं रेप्टाइल्स जैसे हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल। देखो एव्स जो है वो बर्ड्स के लिए यूज़ होता है, और रेप्टाइल तो आपको पता ही है, जैसे अपने सांप वगैरह होते हैं, तो ये क्या बोला जाता है, इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है एव्स और रेप्टाइल के बीच में। इससे पहले हमने एक बार और कनेक्टिंग लिंक की बात करी थी, हमने जब वायरस को पढ़ा था। कनेक्टिंग लिंक, वायरस जो है उसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। आगे देखो, अब चलते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे। तो सबसे पहली थ्योरी दी थी कार्लोस लिनियस ने, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हमने कहाँ पढ़ा है आप बता देना, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। मैं ये पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कार्लोस लिनियस हमने पहले कहाँ पढ़ा है और इसको क्या माना जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता देना। देखो, कार्लोस लिनस कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग्स द ऑर्गेनिज्म, जो उसने कंट्रीब्यूट किया था क्लासिफिकेशन यानी कि डिवाइड करने के लिए सारे को ग्रुप्स में, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि जैसे जैसे पहले जो थे वो पहले सारे एक जैसे थे, बाद में चेंज आके वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन गए। कि वॉज ऑल्सो स्पॉटेड एन आइडिया दैट नो स्पीसीज इज न्यू, उसने एक और बात कही है कि कोई भी स्पीसीज न्यू नहीं होती, पुरानी जो स्पीसीज है उन्हीं से चेंज हो के नई स्पीसीज बन जाती हैं। ईच एंड एवरी स्पीसीज ओरिजिनेट फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, तो जो पुरानी कोई स्पीसीज है उन्हीं में से ही चेंज होके नई स्पीसीज बन जाती है। तो उसने कौन सी बुक लिखी है, उसने एक बुक ये लिखी है स्पीसीज प्लांटेरियम, और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को भी इसने ढूंढा था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना इसको, जब हमने, चलो मैं ये बता देती हूँ, इसको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अगर टेक्सोनोमी का भी नहीं पता आपको तो इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो जाके देख लेना क्या होती है टेक्सोनोमी, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरियम इसने एक बुक लिखी है और इसने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी ढूंढा था। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इसने क्या किया, इसने एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और इसने कौन सी बुक लिखी थी, फिलोसोफिक जूलॉजिक, ठीक है, इसने ये वाली बुक लिखी थी। आगे देखो, इसी ने थ्योरी प्रपोज बाय लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की इसने एक थ्योरी दी थी। इसका क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूज एंड डायूज ऑफ ऑर्गन लीड टू एक्वायरिंग चेंज इन द फीचर्स ऑफ दैट ऑर्गन, दीज चेंजेस आर ऑल्सो इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि अगर हम किसी ऑर्गन में बार बार उसका यूज़ कर रहे हैं या उसका नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम अपने अंदर जो अगर कोई चेंज लेके आ रहे हैं बार बार, तो वो एक्वायर किया हमने। एक्वायर यानी कि पैदा होने के बाद जो हम चीज़ें अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं। अगर हम उसमें बार बार चेंज ला रहे हैं, इतना चेंज आ जाएगा कि कल को हमारे जो बेबी होंगे उनमें भी वो चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, जाएगा उनमें भी। तो इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, और एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हमने अपनी लाइफ टाइम में सीखा है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। द फेवरेबल चेंजेस आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो बार बार अगर चेंज हो रहे हैं तो धीरे धीरे एक नई स्पीस बन जाएगी। बट लेमार्किज्म वॉज वेरी स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड बाय ऑगस्ट विसमन। इस साइंटिस्ट का भी नेम हमने पहले पढ़ा है, इसने अपनी एक थ्योरी दी थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना। तो इसकी जो ये थी, इसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज करा था, यानी कि गलत माना था। किसने गलत माना था, ऑगस्ट विसमन ने, ठीक है। आगे देखो,
आगे है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी में पूछा गया है। एक तो इसने बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही फेमस बुक थी, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म दिया था इसने, ठीक है, ये दिया था इसने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी इसने, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो ये क्या कहता है। इसने इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को बताने की कोशिश की थी अपने बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, और उसकी जो थ्योरी थी उसको नाम दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड डार्विनिज्म, जो इसके नेम पे पड़ा, ठीक है। डार्विन एक्सप्लेन दैट डिस्पाइट हैविंग द इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स विद इन अ लिमिट। देखो इतना मतलब पोटेंशियल होने के बाद भी फर्टिलिटी का कि इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर भी जो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो लिमिट में ही रहती है। इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड स्पेस एंड मेट। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे तो मतलब वो क्यों रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा अगर बेबी होते हैं तो उनके बीच में लड़ाई होगी, खाने के लिए लड़ाई होगी, जगह के लिए लड़ाई होगी, इस वजह से जो सारी की सारी पॉपुलेशन है वो लिमिट में रहती है। स्ट्रगल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, तो जो मतलब जब उनके बीच में लड़ाई होती है, जो कि बेचारा मतलब हल्का फुल्का होगा, जिसमें मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लड़ने की, ठीक है, उसको तो वो स्ट्रगल जो है वो उसको एलिमिनेट, जब उनके बीच में लड़ाई होती है जो पावरफुल बंदा होगा वो मतलब हल्के वाले को मार देगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। और जो फिट ऑर्गेनिज्म है, जो तगड़ा वाला है, पोजेस सम वेरिएशन विच आर फेवरेबल एंड दे कैन लीव द प्रोजेनी टू कंटिन्यू द फेवरेबल वेरिएशन। तो उसमें कोई ऐसी बात होगी जो उसने मतलब जो दूसरे में नहीं थी, तो उसमें कुछ ऐसी अच्छी बात होगी ना कि वो रह पाया, और जो मतलब दूसरा वाला था वो मर गया, वो नहीं रह पाया। तो वो जो चेंज उसके अंदर था वो आगे आगे जाके आगे चलता जाएगा, और उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाएंगे, वेरिएशन चेंजेस को ही बोलते हैं, ठीक है। द वेरिएशन वैन एक्यूमुलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जब वेरिएशन धीरे 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 चलती रहती है तो एक नई स्पीसीज बन जाती है, ठीक है। विच प्रोग्रेस इन जेनेटिक द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन वर एक्सप्लेन इन डार्विन थ्योरी वॉज मॉडिफाइड। तो इसमें बस इतना ही आपको मेन तो ध्यान रखना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, और इसकी जो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। क्योंकि अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये थ्योरीज वगैरह लर्न इतना करने की जरूरत नहीं, बस एक बार इनका स्टडी करना है। और मेन जो अपना क्वेश्चन बुक में मतलब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन पे ज़्यादा हमने फोकस करना है, ठीक है। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखो सारी थ्योरीज में हम कुछ ना कुछ कमी निकालते आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमने माननी कौन सी थ्योरी की माननी, कौन सी हमें सही लगी, वो कौन सी थ्योरी थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करी हमने, वो कौन सी थ्योरी है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को बेस कर रखा है इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के, मतलब जेनेटिक जो वेरिएशन आ रहे हैं, जीन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, और नेचुरल सिलेक्शन, नेचर आधों को रख लेता, सिलेक्ट कर लेता, और आधों को जो है वो सिलेक्ट नहीं करता, उसके बेस पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में समझाया गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को, ठीक है। आगे देखो, देखो अमंग परमियन ट्राइसिक्स कार्टेशियस एंड जुरासिक जियोलॉजिकल एरा क्रिटेशियस इज द न्यूएस्ट वन। तो ये एरा दे रखे हैं अपने कौन कौन से, मतलब एरा आपको पता ना, ये वाला ज़माना है, युग जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं ये सतयुग है, आजकल युग चल रहा है, तो वो एरा होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट एरा कौन सा है, क्रिटेशियस, ठीक है। अब देखो द बुक विच कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। एक बुक होती है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। और एक और बात, रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने। जहां पे भी साइंटिस्ट का नेम आए वो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्नस्ट हैकेल ने कौन सी थ्योरी दी थी, या रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। और बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट कौन सी है, बायोसिस्टमैटिका की ये स्पीसीज है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे पहली जो होती है वो किंगडम सबसे बड़ी वाली, और लास्ट वाली जो सबसे छोटी होती है बेसिक जो होती है वो कौन सी होती है, स्पीसीज होती है, ठीक है। और करेक्ट टेक्सोनोमिक हायरार्की, देखो ये मैंने आपको उस वाले में भी बताया था जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, सेल वाला टॉपिक जब स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो सेल से फर्स्ट वाली जो क्लास थी क्लासिफिकेशन वाली, उसमें मैंने आपको बताया था ये कि सबसे पहला सबसे टॉप पे आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर स्पीसीज। तो मैंने आपको ये एक ट्रिक से याद करना सिखाया था, आप कैसे याद कर सकते हो, एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दी उस ट्रिक को, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। इस
ट्रिक से याद रख सकते हो, कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के से क्या बनेगा किंगडम, पी से बनेगा फाइलम, सी से बनेगा क्लास, ओ से बनेगा ऑर्डर, और एफ से फैमिली है ये, जी से बनेगा अपना जीनस, और एस से बनेगा अपना स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है ये, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। तो अपना जो है ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार जल्दी से नोट्स के थ्रू मैंने आपको बताया था, रिवाइज करेंगे जल्दी से। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख रखी हैं बस वही आपको करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो जो थ्योरीज है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन से, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो इसको अलग से लिख लिया कि भाई ये वाली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमने मानी है। फिर किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बुक दी है और कौन कौन सी थ्योरी दी है, मैंने छोटे से पार्ट में देखो कितने अच्छे से लिख रखा है। आप भी ऐसे कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। देखो सबसे पहले आता है कार्लोस लीनस, इसने अपनी पहले ये वाली जो है ये हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ी थी। इसने एक और बुक दी थी सिस्टमा नेटूरे, और दूसरी थी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, और अगला है चार्ल्स डार्विन, तो इसने अपनी कौन सी दी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और थ्योरी इसकी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म, ये आज पढ़ी हमने। अगला जीन बैप्टिस्ट लेमार्क है, इसने बुक कौन सी थी, फिलोसफिक जूलॉजिक, और इसकी थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, अगला है बेंथम एंड हुकर, ये हमने क्लासिफिकेशन वाले में पढ़ा था, इसने अपनी बुक दी थी जेनेरा प्लांटेरियम। तो जितने भी साइंटिस्ट ने कोई बुक या मतलब थ्योरी आई है जो अब तक हमने पढ़ा, वो मैंने सारा का सारे देखो शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आप भी अपने ऐसे फ्लो चार्ट से की फॉर्म से या माइंड मैप की फॉर्म से लर्न कर सकते हो। वैसे जहाँ जहाँ बन सकता है मैं वहाँ आपको कराती हूँ। अगर आपने अभी तक ऐसे नहीं करा है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो फिर अगला है ऑगस्ट विस्मन, इसने अपनी बुक दी थी जर्म प्लाज्म, इसने अपनी थ्योरी कौन सी दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। और लास्ट है अर्नस्ट हैकेल, इसने अपनी कौन सी दी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो जितने भी साइंटिस्ट की अभी तक थ्योरी या बुक हमारी आई थी वो हमने इस छोटे से देखो छोटी सी तरीके से इतना सारा टेक्स्ट हमने एकदम से रिवाइज कर सकते हैं ऐसे। तो ये बड़ा ईजी मेथड रहता है रिवाइज करने का, और अपने दिमाग में वो फिट भी हो जाता है इस तरीके से। ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छे से लर्न नहीं रह पाती। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए, ऐसे ही आप चाहते हो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाती रहूं और साथ साथ थ्योरी भी कराऊं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आगे ही ऐसी ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी ताकि आपका जल्दी से किसी भी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि थोड़ा उनका भी भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।